आज हम लोग हिंदू लॉ देखेंगे। हिंदू लॉ, इसमें हम लोग दो एक्ट पे आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सभी लोग पेपर पेन खोल लीजिएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। Which one of the following statement is not correct? ध्यान से सुनिएगा। नहीं, इसको लिखना नहीं है, ठीक है ना। हम जो पूछ रहे हैं सुनिएगा, हम धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चंस को समझिएगा। जो पॉइंट आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा समझना है तो उस पॉइंट को लिख लीजिएगा, बाद में डिस्कस करेंगे उसको। क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाइज टू, यानी कि ये कह रहा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वह अप्लाई होता है जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स, जो सिख बोलते हैं इसको, पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब। और आपको बताना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता है। किस पे नहीं होता है? जैन पे, बुद्धिस्ट पे, सिख पे, किस पे अप्लाई होता है क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऊपर पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब। इसके आंसर होंगे डी। ठीक है, ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है आप लोग मेंशन करके रखिएगा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कहां ये बात लिखा हुआ है? सेक्शन 2 में। ठीक है, डिस्कस करेंगे, लिखते चलिएगा, केवल क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4, हम बोलते हैं, सुनिएगा, सेक्शन 3 का बी नंबर, 3 का सी, 3 का ई एंड 3 का जी। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? क्या 3 का 4 कहां है इसमें? ए बी सी डी है लिखा हुआ, 4 कहां है इसमें? हाँ, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप सेक्शन 3G। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, जिसको उस तरह से करना है कीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। ए मैरिज बिटवीन ए हिंदू बॉय एज 23 ईयर्स, यानी कि लड़के की उम्र है 23 साल, 23 ईयर्स, एंड ए हिंदू गर्ल एज 19 ईयर्स, और लड़की की उम्र है 19 साल, ठीक है ना। बोथ ऑफ द सेम गोत्र, और दोनों सेम गोत्र के हैं। इज किस तरह का मैरिज होगा? वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड, इलीगल।
एक लड़के की उम्र है 23 साल, लड़की की उम्र 19 साल है, लेकिन दोनों सेम गोत्र के हैं। अब ये मैरिज किस तरह का मैरिज होगा? वॉइडेबल मैरिज होगा, वॉइड मैरिज होगा, वैलिड मैरिज होगा और इलीगल मैरिज। किस तरह का मैरिज है? ऑप्शन बताना है आप लोगों को। और किसी ने कहा आप लोग अपने मन से सोचने लग जाते हैं। आपके बेयर एक्ट में ये कहां पे लिखा हुआ है एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज? कौन सा सेक्शन है एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज? सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। और सेक्शन 5 में देखिए कहीं गोत्र का जिक्र है? कहीं गोत्र का जिक्र है? अलग अलग गोत्र के होने चाहिए। तो फिर तो आप लोग कैसे सोचने लग गए गोत्र के बारे में? गोत्र का तो कहीं जिक्र नहीं है। उसमें कहा है कि एक जो है एक पत्नी, जब जिस समय शादी हो उसकी पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। मोनोगेमी की बात कर रहा है। एज बार कह रहा है कि एज बार होना चाहिए लड़का का 21 और लड़की का 18। यहाँ पे ठीक है, वैलिड है, यहाँ पे तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोवेटेड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। सपिंडा रिलेशन नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। ये सब तो है। बाकी गोत्र का तो कहीं जिक्र नहीं है। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है वहां सेम गोत्र लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? मैरिज बिल्कुल, ये मैरिज जो होगा आपका वैलिड मैरिज है। मौसमी, हाँ, अपने मन से कुछ मत सोचिए आप लोग। लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लिखा हुआ, समझिए क्वेश्चन ट्विस्टेड होता है। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं एग्जाम में। आपको लगता है कि आप सही करके चले आए, अच्छा से सोच के सही करके चले आए। क्या बोले हैं कि अपना जो बैरट में जो एग्जैक्टली जहां पे जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्रूम ऑफ 25 ईयर्स मैरी ए ब्राइड ऑफ 15 ईयर्स। यानी कि लड़के की उम्र है 25 साल और लड़की की उम्र है 15 साल। एज अंडर हिंदू लॉ, ठीक है। द मैरिज इज, यानी कि अगर लड़के की उम्र है 25 ईयर्स और लड़की की उम्र है 15 ईयर्स, 15 साल, तो अब बताना है द मैरिज इज, ये मैरिज कौन सा मैरिज है? इलीगल, वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड बट पनिशेबल। इलीगल। आप लोग क्या, कोई कोई कह रहा है इलीगल है, कोई कह रहा है क्या कहते हैं पनिश, मतलब वो है वॉइडेबल है, कोई कह रहा है वॉइड है, कोई कह रहा है इलीगल है। आपके बुक में, अच्छा ठीक, एक मिनट एक मिनट, आपके आपके बुक में ये कहां पे इलीगल मैरिज कहां मेंशन है बेयर एक्ट में? इलीगल मैरिज कहीं पे है मेंशन? मनीष, हिंदू मैरिज एक्ट में कहां पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है इलीगल मैरिज? तो यह मैरिज वैलिड है बट पनिशेबल है। मनीष क्लियर? यह मैरिज वैलिड है बट पनिशेबल है, ध्यान रखिएगा। क्या कौन पार्टी? लड़का तो नहीं जा सकता है। अब आप लोग सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दीजिएगा तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। पूछने लग जाओगे लड़के की लड़का की शादी जबरदस्ती हो गई तब सर, ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछने का उसको मोटो समझिए कि एक लड़का है जिसकी उम्र 25 ईयर्स है, लड़की है जिसकी उम्र 15 साल है। यह मैरिज किस तरह का है? एकदम जेंडर सर्कमस्टांसेस में, ठीक है ना।
क्वेश्चन यही है और इसका आंसर यही है कि ये क्वेश्चन आंसर वैलिड है बट पनिशेबल है। ठीक, बाल विवाह को हमारे यहां प्रोहिबिटेड किया गया है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, two persons are said to be related to each other by what relation when they are descended from a common ancestress but by different husband? सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है ना। Two persons are said to be related to each other by what relation when they are descended from a common ancestress, यानी कि वो दोनों कॉमन एंसेस्ट्रेस से आया है। कॉमन एंसेस्ट्रेस मतलब, कॉमन एंसेस्ट्रेस का मतलब आप लोग जानते हैं, हाँ या ना? हाँ, एंसेस्ट्रेस का मतलब यहां मदर होता है। सेम पूर्वज से कैसे होगा? यहां पे एंसेस्ट्रेस का मतलब मदर, यानी कि एक ही मां से दो बच्चे हुए हैं बट डिफरेंट हस्बैंड, लेकिन दोनों के पिता अलग अलग हैं, ठीक है ना। मदर एक ही है, ठीक है ना, दोनों का, बट दोनों के फादर डिफरेंट हैं। तो ये दोनों आपस में किस तरह का रिलेशन में रहेंगे, किस तरह का रिलेशन कहलाएगा? ऑप्शंस हैं, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, सी नंबर यूट्रिन ब्लड और डी नंबर एग्नेट। मौसमी को मार लग जाएगा। क्यों दिमाग आप लोग का एकदम खाली हो गया है? ये तो यूट्रिन ब्लड ना होता है, आप लोग को बताए हैं। फुल ब्लड क्या होता है? फुल ब्लड होता है सेम मदर एंड सेम फादर। अगर एक ही माता पिता से दो बच्चे हुए, दोनों बच्चे आपस में फुल ब्लड कहलाएंगे, सहोदर भाई कहलाएंगे। एक ही फादर बट डिफरेंट मदर, यानी कि कॉमन एंसेस्टर बट डिफरेंट एंसेस्ट्रेस, ठीक है ना, यानी कि एक ही फादर बट डिफरेंट मदर, ठीक है ना, यह कहलाएगा हाफ ब्लड। यूट्रिन ब्लड होता है सेम मदर, यानी कि कॉमन एंसेस्ट्रेस बट डिफरेंट फादर, डिफरेंट हस्बैंड, ठीक है ना, यह कहलाता है यूट्रिन ब्लड। और मेल के तरफ से जो रिलेशन आता है उसको एग्नेट बोलते हैं ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the Hindu Marriage Act 1955 deals with the making of rules regarding registration of Hindu marriage? हिंदू मैरिज एक्ट के किस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन, मैरिज को रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बात की गई है, प्रोविजन लिखा गया है? योर ऑप्शन इज सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। वेरी गुड, सेक्शन 8, ठीक है, सेक्शन 8। चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेक्शन में हिंदू मैरिज के सेरेमनीज के बारे में प्रोविजन दे रखा है? योर ऑप्शन इज सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 8A, सेक्शन 7। सारा सेक्शंस आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। एनी मैरिज solemnized in contravention of condition specified in clause 1 of section 5, कोई भी ऐसा मैरिज जो सेक्शन 5 के क्लॉज 1 का कंट्रावेन कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, उसको प्रोविजन लिखा हुआ उसको ब्रेक कर रहा है, ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेल बी, तो वो विवाह किस तरह का होगा? वॉइडेबल, नल एंड वॉइड, इरेगुलर, वैलिड। सेक्शन 5 का क्लॉज 1 जो है, अगर उसको
उस प्रोविजन जो भी लिखा हुआ वहां पे उसका जो कंट्रावेन करेगा वह मैरिज किस तरह का होगा? योर ऑप्शन इज वॉइडेबल, नल एंड वॉइड, इर्रेगुलर, वैलिड। बताइए। हाँ, वॉइड बोले हैं ऑप्शन में, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। इसका आंसर होगा वॉइड, नल एंड वॉइड। इसका आंसर होगा वॉइड। सेक्शन 5 के क्लॉज 1 में क्या है? हाँ, मोनोगेमी के बारे में बात कर रहा है कि आप एक समय में एक ही पति पत्नी की प्रैक्टिसेस करेंगे, दैट इज मोनोगेमी। और एक पति या पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह जो होगा वह नल एंड वॉइड होगा। ओके, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यादान सुने होंगे आप लोग। कन्यादान इज एन इंपॉर्टेंट सेरेमनी इन हिंदू मैरिज। इट इज मैंडेटरी फॉर ए मैरिज टू बी हेल्ड वैलिड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कन्यादान इज एन इंपॉर्टेंट सेरेमनी इन हिंदू मैरिज। इट इज मैंडेटरी फॉर ए मैरिज टू बी हेल्ड वैलिड। योर ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट है यह ऑप्शन है आपका ट्रू, सेकेंड नंबर ऑप्शन फॉल्स, थर्ड नंबर ऑप्शन ट्रू। ओनली इफ कन्यादान इज डन बाय बायोलॉजिकल फादर। और ऑप्शन डी ट्रू, ओनली इफ कन्यादान इज डन बाय एनी ब्लड रिलेटिव। अगर ब्लड रिलेटिव द्वारा कन्यादान किया जाए आपके हिसाब से रानी। और कोई इसमें? वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा। हम एक ही बात बोलते रह जाएंगे तो फिर वीडियो खराब हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं, हम धीरे धीरे बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए बात को। स्टेटमेंट यही है कि कन्यादान जो है एक इंपॉर्टेंट सेरेमनी है, सब लोग जानते हैं हम लोग, यह मैंडेटरी है। ऑप्शन यही है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? ट्रू ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड फॉल्स, ऑप्शन थर्ड जो है यह ट्रू है अगर बायोलॉजिकल फादर के द्वारा यानी अपने पिता के द्वारा किया गया तो, और थर्ड है अगर कोई नियर रिलेटिव ब्लड में किया जाएगा तो। अगर कन्यादान कोई ब्लड रिलेशन के लोग करें तो। यही चार ऑप्शन है। आंसर डी। किसी ने ए कहा, किसी ने डी कहा, ठीक है ना? आप लोगों को फिर से हिंदू लॉ पढ़ने की जरूरत है। अब बताइए कन्यादान का जिक्र कहां है आपके हिंदू मैरिज एक्ट में? है कहीं पे जिक्र? तब आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं एक बात को? कन्यादान का जिक्र कहां आप? फिर रियल में होता, रियल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हैं? नहीं नहीं, रियल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मटकोर होता है, मटकोर सुने हैं? हाँ, जो किसी ने कहा जी, हाँ तो वो भी तो कंपलसरी है। हल्दी का रस्म सुने हैं? शादी का वो क्या कहते हैं उसको, संगीत भी होने लगा है, रिसेप्शन भी होने लगा है। होने के लिए तो हम, होने से लॉ थोड़े बन जाएगा। होने के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, बट हमारा जो कोडिफाइड लॉ है जहां तक बात करेगा हम वहीं तक ना बात करेंगे। बाकी जिसके जो कस्टम है वो अपना देखेगा। क्वेश्चंस को समझिए ध्यान से। क्या बोले आप लोग, लॉजिक लगाने लग जाते हैं क्वेश्चन में कि मेरे यहां तो होता है, अपने यहां होता है तो इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें। डायरेक्ट में लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। या कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई रूलिंग है तो बताइए। ओके, गलती यहां होती है, हम लोग जो चीज जानते हैं ना अपने हिसाब से उसके हिसाब से हम लोग आंसर करने लगते हैं। नहीं, जो चीज कोडिफाइड है, कोडिफाइड में देखिए कोडिफाइड है या नहीं है। ओके, या सुप्रीम कोर्ट का कोई रूलिंग है, कोई लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, कोई जजमेंट है तो बताइए। नेक्स्ट, समझ गए? यह स्टेटमेंट फॉल्स है। कन्यादान, ठीक है ना, मैंडेटरी नहीं है और कहीं पे जिक्र नहीं है, ठीक है ना? वो चीजें कहीं पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द constitutional validity of which section of Hindu Marriage Act 1955 was upheld by Supreme Court in Saroj Rani versus Sudarshan?
ये केस है हमारे पास, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन का केस है। ये केस को आप लोग लिख लीजिए, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन, AIR 1984, इस केस को मेंशन कीजिए आप लोग, साइटेशन लिख लीजिए आप लोग, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन, AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1562, साइटेशन लिख लीजिए आप लोग। किस इसमें जो है किस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में बात किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड किया गया था। केस पढ़ेंगे आप लोग, अभी सिर्फ हम आंसर बताएंगे, आप लोग बताएंगे कल हमको क्लास में कि ये केस किस चीज के रिगार्डिंग है, किस चीज से रिलेटेड है। ऑप्शन है सेक्शन 9, सेक्शन 13, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। सेक्शन 9, सेक्शन 13, सेक्शन 16 और सेक्शन 17, बताइए किस इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, कहा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है ये सेक्शन। जब बात उठने लगी कि ये सेक्शन, जब बात ही चलने लग गई कि यह सेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। इसका आंसर है सेक्शन 9, सेक्शन 9। और आप लोग थोड़ा सा, हाँ सेक्शन 9 है राइट ऑफ कंजुगल, नहीं कंजुगल राइट्स का है ना उसमें, राइट टू कंजुगल। हाँ तो हाँ अब रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, राइट टू कंजुग। हाँ हाँ अब इसमें क्या बात होने लग गई, अब इसमें बात होने लग गई ये कि ठीक है ना, कोर्ट डिफरेंट कोर्टों ने ये कहा, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें मैट्रिमोनियल होम डिसाइड होता है। इन जनरल हम लोग जानते हैं कि जो पति का घर होता है वही पत्नी का घर होता है, ठीक है ना, या पत्नी को कहा जाता है कि जाके तुम पति के साथ रहो, ये इन जनरल रूल में होता है। अगर बिना कारण से, उसे नियम है कि कोई भी पार्टी, पति या पत्नी में से कोई भी अगर अनरीजनेबल अलग रह रहा है विदाउट, ठीक है ना, एनी रीजन, अगर सोसाइटी को क्या करने की कोशिश करता है, भंग करने की कोशिश करता है, अलग रह रहा है, तो कोर्ट क्या करती है, कंजुगल राइट्स के लिए बोलती है कि आओ साथ में रहो, शादी किए हो तो साथ में रहो। तो अब इसको चैलेंज किया गया कि ये तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, फंडामेंटल राइट का हनन है, मेरी मर्जी हम जहां रहें, है या नहीं है। कोर्ट कौन होता है कहने वाला का के साथ में रहो, नहीं। तो जब ये बातें उठने लग गई तो इसी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड किया कि नहीं यह कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, ये विवाह के जो सोसाइटी है, जो व्यवस्था है, उसको बरकरार रखने के लिए ये चीजें जरूरी है। इसको केस को पढ़िएगा अच्छे से, फिर और आगे हम एलोबरेट करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सरोज रानी का केस बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है, आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, The Hindu Marriage Act 1955 contains the minimum period of desertion for filing a suit for judicial separation, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन में जाने के लिए, जुडिशियल सेपरेशन में जाने के लिए कितने दिन का जो मिनिमम पीरियड है डिजर्शन का अलग रह रहा है, यह मतलब कि नेसेसरी है। ऑप्शन है 3 years, 5 years, 2 years and 7 years। फिर से पढ़िए, आप लोग सभी लोग पढ़िए। दो साल, अगर 2 साल तक पति, ठीक है ना, या पत्नी डिजर्टेड है, बिना कारण से अलग रह रहा है, छोड़ दिया है, उसकी कोई सुध-बुध नहीं ले रहा है, कोई खोज खबर नहीं ले रहा है, ठीक है ना, तो सूट फाइल किया जाएगा डिजर्शन का,
ठीक है ना। ओके, है ना, ग्राउंड में आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से। नहीं, ये नहीं कहा लिखा हुआ है कहीं शादी कर सकते 2 साल अलग रह रहा है तो। ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है वो, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिंदू कपल हैविंग द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन वांट्स टू लिव टुगेदर, यानी कि क्या हुआ है, कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन जो हो गया है, दोनों एक हिंदू पति पत्नी है, कोर्ट से उसका जुडिशियल सेपरेशन हो गया। जानते हैं आप लोग जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। अब क्या हुआ, तो अब वो लोग साथ में रहना चाहते हैं। गुड, आपके ऑप्शन हैं दे कैन लिव टुगेदर, यानी कि वे लोग साथ में रह सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है दे कैन नॉट लिव टुगेदर, वे दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। तीसरा लिखा हुआ है दे कैन लिव टुगेदर आफ्टर रीमैरिज, यानी कि उन लोगों को फिर से रीमैरिज करना पड़ेगा, तब वो लोग फिर साथ में रह सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है दे कैन लिव टुगेदर ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के परमिशन लेने के बाद वो लोग साथ में रह सकते हैं। अगर किसी का जुडिशियल सेपरेशन हो गया है, अगर किसी का जुडिशियल सेपरेशन हो गया है, ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन है कि अगर वो लोग साथ में रहना चाहेंगे तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर है दे कैन लिव टुगेदर ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, सुनिएगा। ए गिव्स हिज डॉटर डी एज 16 years in marriage to B, a boy aged 22 years, without her consent and against her wishes, यानी कि सुनिएगा ध्यान से, ए पिता है, उसने अपने बेटी जिसकी की उम्र मात्र 16 साल है, अपनी बेटी जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, उसकी शादी एक लड़के बी से की जिसकी उम्र 22 साल है। विदाउट हर कंसेंट, लड़की से नहीं पूछा गया, ठीक है ना। द मैरिज इज, अब ये किस तरह की शादी होगी, ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट, ए नंबर, वॉइडेबल एंड कैन बी एनवल्ड एट द ऑप्शन ऑफ डी, डी लड़की का नाम है, ठीक है ना, यानी कह रहा है कि शादी क्या होगा, मैरिज मतलब वॉइडेबल होगा, और यह जो है एनवल्ड होगा एट द ऑप्शन डी की मर्जी पे। बी नंबर है ऑप्शन, वॉइडेबल होगा एंड कैन बी एनवल्ड एट द ऑप्शन ऑफ ए, ए पिता का नाम है, यानी कि पिता की मर्जी चलेगी, ठीक। सी नंबर है वॉइड एब इनिशियो, यानी कि शादी शून्य होगी। और डी नंबर है वैलिड बट लायबल टू ए टर्मिनेटेड थ्रू डिक्री ऑफ डाइवोर्स, मैरिज तो वैलिड है लेकिन डाइवोर्स लिया जा सकता है, ठीक है ना, लायबल टू टर्मिनेट, डाइवोर्स से इसको तोड़ना पड़ेगा, डाइवोर्स लिया जाएगा तभी ये शादी टूटेगी। अब बताइए आंसर। वेरी गुड, इसका आंसर होगा ए नंबर, ओके, इसका आंसर होगा ए नंबर। शादी जो होगी यह वायडेबल, जो उस दिन तभी राहुल बोल भी रहा था, किसी राहुल ने तो तभी बोला था ना। हाँ, अब देखिए सर्कमस्टांसेस स्वतः क्रिएट नहीं करना है आपको, जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन को समझिए क्या पूछना चाह रहा है। अब यही चीज कह रहा है जो अभी आप तभी पूछ रहे थे कि अगर, ठीक है ना,
लड़की की उम्र कम है, 16 साल है, लड़के की 21-22 साल है, 21 से ऊपर हो गया है, और उसके कंसेंट के बिना किया गया है, तो शादी किस तरह से, मतलब क्या हो जाएगा? कहता वाइडेबल है। तो वाइडेबल मतलब है कि यानी कि अगर लड़की चाहेगी तो इस मैरिज को क्या करवा सकती है? कोर्ट में जाकर इस मैरिज को एनुअल करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज, सुनिएगा ध्यान से, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज एज वॉइड, यानी कि शादी को क्या करवाना है? वॉइड करवाना है। ओके, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज एज वॉइड, पिटिशन में बी प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बाय, यानी कि सेक्शन 11 के तहत, ठीक है ना, मैरिज को अगर वॉइड करवाना, डिक्लेयर करवाना है तो उसमें कौन जाएगा? ऑप्शन है एग्रीव पार्टी, दूसरा अपोजिट पार्टी, तीसरा आइदर पार्टी, चौथा फैमिली मेंबर्स। सेक्शन 11 में जो लिखा गया है कि मैरिज को वॉइड करवाने के लिए कौन सा आदमी कोर्ट में जाएगा? एग्रीव पार्टी जाएगा, सेकंड ऑप्शन है अपोजिट पार्टी, थर्ड ऑप्शन है आइदर पार्टी, चौथा है फैमिली मेंबर्स। सबके उत्तर सही हैं, आइदर पार्टी, कोई भी जा सकता है दोनों में से। नेक्स्ट, ए पिटिशन फॉर डाइवोर्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन एनी कोर्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ, ऑप्शन है 6 month ऑफ मैरिज, 9 month ऑफ मैरिज, 1 year ऑफ मैरिज, और चौथा ऑप्शन 3 months ऑफ मैरिज। यानी कि किसी, वेरी गुड, यानी कि क्वेश्चन है कि पिटिशन, डाइवोर्स का पिटिशन देने के लिए कितने दिन पहले शादी होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी उस डेट के एक्सपायर होने से पहले आप पिटिशन नहीं लगा सकते हैं। यानी शादी का जब 1 साल हो जाएगा तभी आप पिटिशन लगा सकते हैं डाइवोर्स के लिए। ओके, बट सुप्रीम कोर्ट का भी नया नया रूलिंग देखिएगा आप लोग, इसमें कहा कि ये सब चीजें कुछ सर्कमस्टांसेस में क्या है, कंपलसरी नहीं है। अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस हो रहा है तो उससे पहले भी डाइवोर्स में आया जा सकता है, बट तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोडिंग में ये है आपके बेरेक्ट में। ओके, जैसे कि अभी था क्या कि वो 6 month, वो जब अगर दोनों पार्टी राजी है, 13B में जब म्यूचुअल कंसेंट से अगर डाइवोर्स लिया जाता है तो 6 महीना वेट करना पड़ता है, दोनों आदमी मिलकर पिटिशन लगाएगा, 6 महीना वेट करेगा, उसके बाद ही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नया नया जजमेंट आया है, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग उसको भी, उसमें कहा कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 6 महीना वेट ही करें, अगर दोनों पार्टी तैयार है डाइवोर्स के लिए तो 6 महीना वेट जो है वो कंपलसरी नहीं है, तो वो देख लीजिएगा, बट रूलिंग है। चलिए नेक्स्ट, बट अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप जो बैरक में लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, एक्स ए हिंदू एज 28 ईयर्स, ठीक है ना, मैरिज वाई एज 25 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स, हिंदू विधि व्यवस्था से एक का उम्र जो है वह 25 साल है और एक की उम्र 18 साल है, तो ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इट टर्न्स आउट एट द टाइम ऑफ मैरिज वाई वाज प्रेग्नेंट, वाई लेडी है, वाई इसमें मतलब फीमेल है, वह जो है शादी के समय में प्रेग्नेंट थी, was pregnant by someone other than X, X के मतलब को X से प्रेग्नेंट नहीं थी, किसी और से प्रेग्नेंट थी वो। द मैरिज बिटवीन X एंड Y इज, X और Y के बीच जो शादी हुई है किस तरह की शादी है, किस तरह से उस पर उसका ट्रीटमेंट है, ये शादी कैसी होगी? इलीगल हो जाएगी, वाइड होगा, वाइडेबल होगा, और डी नंबर ऑप्शन नॉट ए मैरिज एट ऑल अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के सिवा, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में ये किसी तरह का विवाह नहीं माना जाएगा। वाइडेबल, इसका सही आंसर है वाइडेबल है। किस सेक्शन में लिखा हुआ है? कौन सेक्शन में है ये? 13 में तो डाइवोर्स है।
पढ़िए, वाइडेबल मैरिज है। तब तो आप लोग बिना देखे कोई बोल रहे हैं, कोई 11, कोई 12, कोई 13, कुछ भी, ठीक है। वाइडेबल मैरिज किस में है? सेक्शन 12 में। 12 में तो 13 कैसे बोल रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ, आवाज म्यूट कीजिएगा। हाउ मेनी एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स आर प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर सेक्शन 13(2) क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? 13 सब सेक्शन 2 में कितने तरह का वुमेन को कितना एडिशनल ग्राउंड दिया गया है डाइवोर्स का? 13 के 1 में जो लिखा हुआ है वो पति और पत्नी दोनों के लिए है। वो व्यवस्था दोनों को, पति और पत्नी, इस ग्राउंड पे पति भी जा सकता है कोर्ट में डाइवोर्स के लिए, पत्नी भी जा सकती है। लेकिन 13 के 2 के हिसाब से सिर्फ पत्नी जा सकती है। उसको कितना एडिशनल ग्राउंड मिला हुआ है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। चार ग्राउंड मिले हुए हैं। कौन कौन? हाँ, ओनली वाइफ को जो है वो 4 ग्राउंड अलग से मिले हुए हैं, एडिशनल ग्राउंड है वो, अलग से मिले हुए हैं। 13 के 1 में दोनों को है, पति और पत्नी दोनों को है, बट 13 के 2 में जो है सिर्फ पत्नी को ये 4 अलग से ग्राउंड दिए गए हैं। बताएंगे कौन कौन सा ग्राउंड है आप लोग? कौन कौन ग्राउंड है? चलिए इसको आप लोग पढ़िएगा 13 के 2 में, जिसमें कि बाइगेमी है, रेप है वगैरह सब, इसको पढ़ के पढ़िएगा। क्लास में डिस्कस करेंगे इसको जब क्लास लेंगे इसकी, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आइए, हिंदू मैरिज एक्ट को आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। कहां कहां दिक्कत आ रही है समझ में आ रहा है आप लोगों को, कहां कहां प्रॉब्लम हो रहा है, इसको अच्छे से और अच्छे से देखने की जरूरत है आप लोगों को। देखिएगा इसको अच्छे से। इंटरस्टेट हम लोग सक्सेशन में आते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मेक्स प्रोविजन फॉर नेशनल पार्टीशन? ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है ना। इस वर्ड को आप लोग को हम समझाएंगे जब क्लास लेंगे। फिलहाल अभी आप लोग बताइए किस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, नेशनल पार्टीशन के बारे में किस सेक्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन है सेक्शन 14, सेक्शन 10, सेक्शन 6, सेक्शन 18। नेशनल पार्टीशन, NOTIONAL, नेशनल पार्टीशन। हिंदू सक्सेशन एक्ट में किस सेक्शन में ये मेंशन किया गया है? नेशनल पार्टीशन के हिसाब से होगा। ऑप्शन है सेक्शन 14, सेक्शन 10, सेक्शन 6, सेक्शन 18। इसका सही आंसर है सेक्शन 6। सेक्शन 6, सेक्शन 6 क्या कह रहा है? सेक्शन 6 याद नहीं किए हैं आप लोग, याद करेंगे इसको, हिंदू सक्सेशन एक्ट। सेक्शन 6 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इन द केस ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन ऑफ ए मेल हिंदू फादर, इंटरस्टेट सक्सेशन में जो फादर है वह किस तरह का एयर है? ऑप्शन 1 क्लास 1 एयर, बी क्लास 2 एयर, सी स्पेशल ग्रेड एयर, और डी क्लास 3 एयर। किस फादर किस तरह के एयर्स में आते हैं? क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर,
एग्नेट, कोग्नेट। क्लास 2 एयर्स में आते हैं। क्लास 1 एयर में आते हैं वाइफ, मदर और चिल्ड्रन। इतने ही लोग तो क्लास 1 एयर में आते हैं, ठीक है ना। जो आदमी मर गया है, प्रॉपर्टी उसकी इंटरस्टेट हो गई है, यानी कि उसने कोई विल नहीं बनाया है, ठीक है, इंटरस्टेट प्रॉपर्टी हो गई है, तो उसका जो सक्सेशन रूल लगेगा उसमें सबसे पहले जो जाता है मेल की प्रॉपर्टी, वो जाता है क्लास 1 एयर को। और क्लास 1 एयर में कौन कौन लोग आते हैं? उसकी पत्नी आती है, जो मर गया है उसकी मदर आती है, जो मर गया है उसके बच्चे आते हैं। और क्लास 2 एयर्स में कौन आते हैं? फादर आते हैं। और उसमें एंट्री लिखी हुई है क्लास 2 ईयर में। एंट्री 1 में फादर आते हैं, एंट्री 2 में ब्रदर एंड सिस्टर आते हैं, समथिंग समथिंग, हाँ या ना? कुछ ऐसा ही है ना? उसमें एंट्री वाइज है। हम सबके क्वेश्चन को सुन लिए हैं, हम इस वीडियो के बाद आप लोगों को जवाब देंगे सबके प्रश्नों का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए हिंदू इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, ठीक है ना, यानी कि कोई भी हिंदू प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, मान लीजिए अपने फादर से, अंडर सेक्शन 8 के हिसाब से, ठीक है ना, ही टेक्स इट एज, ऑप्शन है आपका ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी किस तरह का होगा? ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होगा, को ऑनर होगा, हिज सेपरेट प्रॉपर्टी होगा, टेनेंट्स इन कॉमन। चौथा ऑप्शन सेक्शन 8 के हिसाब से, ठीक है ना, अगर कोई किसी को अपने पिता से प्रॉपर्टी मिला हुआ है तो वह प्रॉपर्टी का किस तरह का, मतलब वो प्रॉपर्टी ही टेक्स इट कैसे होगा? वो तो कहता वह प्रॉपर्टी क्या ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाएगी? फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को ऑनर होगा, साथ में कोई और उसके ऑनर होगा। थर्ड है हिज सेपरेट प्रॉपर्टी, और डी नंबर है टेनेंट्स इन कॉमन। डी नंबर में यानी कि आप कहना चाह रहे हैं टेनेंट्स इन कॉमन, नहीं, गलत जवाब। एक प्रॉपर्टी है, कितनी कॉमन सेंस की चीज है, एक प्रॉपर्टी आप इनहेरिट किए फादर से, ठीक है ना, सक्सेशन रूल में, ठीक है, प्रॉपर्टी फादर से इनहेरिट किए, तो वो प्रॉपर्टी तो आपकी हो गई ना। जब आप शेयर मिल गया आपको अपना शेयर मिल गया, तो उसके तो आप मतलब कि क्या होंगे उसके? आप तो सेपरेट प्रॉपर्टी वो आपकी कहलाएगी ना। नहीं, ए नाम के आदमी है, एक मिनट रुक जाइए, आप लोग कैसे उसको सोच रहे हैं? आप लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग? ए नाम का आदमी है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन कैसे समझिएगा आप लोग। ए नाम का आदमी है, इसको 2 बेटा है, दोनों ये मर गया, इसका 2 बेटा है, बी और सी में प्रॉपर्टी बट गया, तो बी को जो मिला, बी के उसके लिए क्या होगा? सेपरेट प्रॉपर्टी होगी ना बी के लिए। वो सी के साथ थोड़े साझेदारी होगा उस प्रॉपर्टी में उसका। जब प्रॉपर्टी इसको फादर से इनहेरिट हो गया, फादर से आ गया इसको प्रॉपर्टी, तो उसका वो सेपरेट ऑनर हो जाएगा ना, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी थोड़े कहलाएगी ये। तब